आज की कहानी दूसरी शादी। निरुपमा जैसे ही ससुराल की दहलीज पर पहुंची, वहां के रंग रौनक और शान और शौकत देखकर दंग थी। उसकी उम्र यही कोई 22-23 के लगभग होगी। पहली शादी तो 20 वर्ष होते ही हो गई थी। वहाँ भी धनी संपन्न परिवार ही था, लेकिन पति के साथ निरुपमा की एक भी नहीं जमी ज़्यादा। उसके पति को शराब की बहुत बुरी लत थी। सबने बहुत समझाया रिश्ते की दोबारा शुरुआत के लिए, लेकिन वो निरुपमा को छोड़ सकता था, लेकिन शराब नहीं। उस दिन ऐसे ही ज्यादती हुई। नशे में पागल वह निरुपमा पर हाथ उठाया और खूब मारा। वह जख्मी हो गई और आखिर में अपने माता पिता के घर आ गई। भय से दोबारा नहीं लौटने की कसम खाई और फिर कागजी कार्रवाई करके दोनों का तलाक करवा दिया गया। 3 बहनों में निरुपमा सबसे बड़ी थी। रंग गोरा होने के साथ नैन नक्श भी बड़े सजीले थे। शरीर में भी उथाल फुर्ती। ट्यूशन और स्कूल में पढ़ाकर वह गुजारा करती थी। निरुपमा के पापा नारायण जी यूँ तो कस्बे में राशन की छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन 4 सालों से लकवा रोग के शिकार हो गए थे। बहुत दवा उपचार के बाद वो ठीक हुए थे। बड़ी होने के साथ साथ निरुपमा जिम्मेदार भी थी। घर की भाग दौड़ उसने तुरंत संभाल ली। ग्रेजुएशन के बाद वह कंप्यूटर की डिग्री ले ली। कंप्यूटर सिखाने के साथ साथ उसने ट्यूशन भी शुरू कर दिया। नारायण जी की तीनों बेटियां बहुत सुंदर थीं। निरुपमा का तलाक हुए अभी साल भर ही हुआ था कि एक खानदानी घर से सरकारी ऑफिसर सुयश का रिश्ता लेकर उसके चाचा मदन जी आ गए। निरुपमा की मम्मी अनीता जी बहुत खुश हुई लड़के का व्यवहार, संपत्ति, नौकरी, परिवार सुनकर। लेकिन आखिरी में पता चला लड़के की भी ये दूसरी शादी है। तारीफ तो मदन जी ने बहुत किया था, पर अब सब कुछ फीके पड़ रहे थे। जैसे ही दूसरी शादी की बात हुई, निरुपमा घबरा गई। लड़के के बारे में सुनकर उसे लगने लगा दूसरी शादी क्यों हो रही है, शायद ये भी मेरे पहले पति की तरह होगा। दिमाग में ये बातें चलते चलते वो दांत से अपने नाखून काटने लगी। फिर मदन जी ने समझाते हुए ये कहकर बोझ कम कर दिया कि सुयश की पहली पत्नी बच्चा होते वक्त मर गई। डॉक्टर न बचा सकें, ना ही बच्चा बचा, ना ही माँ। अब थोड़ा राहत महसूस कर रही थी निरुपमा। वो भी सोचने लगी मेरे जाने से मम्मी पापा का दुख कम हो जाएगा। सुयश और निरुपमा ने एक दूसरे को देखा और पसंद कर लिया। साथ ही साथ सुयश ने ये भी कह दिया कि निरुपमा के दोनों बहनों की पढ़ाई का वो जिम्मेदारी लेगा। निरुपमा दहलीज पर खड़ी थी कि निरुपमा की दादी सास ने आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश कराया। ड्राइंग रूम में जैसे ही वह घुसी, एक बड़ी सी मुस्कुराती हुई तस्वीर देखकर वो स्तब्ध हो गई। दादी सास ने उसका परिचय करते हुए कहा, ये मिलाती है, सुयश की पहली पत्नी। इसे प्रणाम करो और हर दिन सुबह उठकर नहाने धोने के बाद प्रणाम करोगी, तभी दिनचर्या शुरू होगी। सिर हाँ में हिलाते हुए निरुपमा ने सहमति जताया। दिन भर की रस्मों के दौरान सब उसका नाम नहीं लेकर मिलाती ही बुला रहे थे। रस्मों के बाद जब रात में वो सोने के लिए बिस्तर पर आई, ऐसा लग रहा था मानो बिस्तर में कांटे लगे हों, इस कदर चुभ रहे थे। आधी रात को सुयश ने उसकी बेचैनी देखकर पूछा, क्या हुआ मिलाती? अब निरुपमा की आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। उसने 2 टूक जवाब दिया, कुछ नहीं बस, और वो मुंह घुमाकर चुपचाप सो गई। सुयश ने सोचा शायद मायके की याद आ रही होगी, इसलिए दुखी होगी, और वो भी सो गया। अभी भी निरुपमा की आंखों में बेचैनी से नींद गायब थी। ऐसे ही 1 सप्ताह गुजर गए। वो जैसे मिलाती को महसूस कर रही हो। चारों तरफ उसका चेहरा, उसकी तस्वीर, और सबसे जहन में बातें उसे बहुत दुख कर रही थीं। सबसे ज़्यादा तो उसे अंदर से तोड़ रहा था वो था सुयश के मुंह पर भी मिलाती का नाम आ जाना। शादी के अगली सुबह ही उसकी सास ने कहा था, हम निरुपमा को प्यार से मिलाती ही बुलाएंगे, और ऐसा ही हुआ।
सबको वही आदत थी, पर उसे लगने लगा था जैसे उसकी पहचान गुम सी हो रही हो। एक दिन निरुपमा की मम्मी का फ़ोन आया विदाई करवाने के लिए। निरुपमा की सास और दादी सास ने सख्ती से मना कर दिया कि वो अभी नहीं जाएगी। आपने कहा था लड़की बहुत सीधी शांत है, लेकिन वह तो हमारे परिवार में ही ढलने को तैयार नहीं। थोड़ी उसकी गृहस्थी बसने दीजिए, सबको अपनाने दीजिए, तभी यहाँ से विदाई होगी। कितने तरह के पकवान उसे खाने को मिलते हैं, काम और खाना बनाने के लिए भी सहायिका हैं, पर जाने उसे क्या चाहिए। सुयश को भी उसने दिल से नहीं स्वीकारा। अभी तक 1 महीने होने को आए थे, पर इतने दिनों में भी उसे लगने लगा था वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रही है। बोलने की आदत नहीं थी, पर वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। फिर भी उसने एक दिन हिम्मत जुटाकर कहा, आप लोग मेरे नाम से ही बुलाइए ना, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता वो नाम सुनकर। पर सबने मुंह टेढ़ा कर खुद में बुदबुदाना और फिर वही दोहराने लगे। समझ नहीं आ रहा था अनीता जी को कुछ दिनों से अचानक निरुपमा इतनी बदल कैसे गई। उसी दिन अनीता जी अपने पति नारायण जी के साथ बिन बताए ही निरुपमा के ससुराल पहुंच गईं। उन दोनों को घर आया देखकर निरुपमा के सास ससुर दंग रह गए और आश्चर्य भाव लिए पूछा, आप? अचानक हाथ जोड़ते हुए अनीता जी ने कहा। फ़ोन पर निरुपमा से बात नहीं होती थी, दिल बहुत घबरा रहा था, तो सोचे मिलकर उसे साथ ले आते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें। तब तक निरुपमा आकर मम्मी पापा के पैर छूकर गले लग गई। उसके आंखों से अश्रु का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन लंबी सांस खींचकर उसने आंसुओं को खुद में समाहित कर लिया। निरुपमा की सास और दादी सास ने मिलकर 4 बैग पैक किए, जिसमें बहुत तरह के खाने की चीज़ें, कपड़े, गहने आदि से लाद दिया। अनीता जी खुश हो रही थी कि सब देखकर अनेक व्यंजन खाने के बाद हाथ जोड़ा और अनुमति ली, पर गाड़ी में बिठाते बिठाते ही दादी सास ने बोल दिया, वैसे तो अभी विदाई नहीं करते, लेकिन आप आ गए थे तो खाली हाथ नहीं लौटाना था, इसे सिखाकर भेजिएगा अगली बार। ससुराल में सबकी बातें सुनते हैं, मनमर्जी से नहीं चलते। 3-4 दिन में सुयश जाकर ले आएगा। जी कहकर सिर हिला दिया अनीता जी ने और असमंजस से घिरी हुई वो निरुपमा के साथ गाड़ी में बैठ गईं। घर में घुसते ही निरुपमा बहनों पर नज़र पड़ते ही उससे चिपक गईं और दहाड़ मार कर रोने लगीं। उसकी छोटी बहन ढेर सारे सामान देखकर खुश होने लगी। निरुपमा की आवाज़ में वह घबरा कर उसके पास आई और वह भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नारायण जी ने गले लगाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? क्या हालत कर ली है तुमने अपना? इतने कम दिन में तुम तो बिल्कुल दुबली पतली हो गई हो, चेहरा भी तुम्हारा बीमार जैसा हो गया है। कुछ नहीं बताओगी तो कैसे समझेंगे? अनीता जी ने भी सिसकते हुए कहा। इतने सारे सामान भर भर के उन्होंने अपना स्नेह लुटाया है, हर किसी के लिए इतना भेजा है। इतने बड़े घर की तुम बहू हो, और क्या चाहती हो? खुल के कहो। अब तक निरुपमा के ससुराल वालों ने फ़ोन कर दिया। जैसे ही फ़ोन उठाई गई, अनीता जी नारायण जी ने रोक दिया, ये कहते हुए कि अपनी बेटी की पूरी बात हम पहले सुनेंगे। निरुपमा के आंसू पोंछते हुए बिस्तर पर बिठाते हुए नारायण जी ने कहा, बोल न बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। निरुपमा की आंखें रोते रोते सूज चुकी थी। उसने कहना शुरू किया, पापा मम्मी, मैं कैसे रहूँगी वहाँ? क्या मेरी कोई पहचान नहीं वहाँ? क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं? सब मुझे मिलाती के नाम से बुलाते हैं। स्वीकार करना है तो मुझे मेरे नाम, मेरे पहचान से करे। निरुपमा की छोटी बहन ने धीरे से कहा, तो क्या हो गया दीदी? वो उन्हें बहुत चाहते थे, उनकी मौत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसमें क्यों इतना परेशान हो रही हो? ऐसे गुस्सा मत करो दीदी, ये भी तो सोचो, जीजा जी ने वादा किया था हमें पढ़ाने का, तुम नाराज रहोगी तो हमारा क्या होगा? छुटकी ने भी सोचा था वो कोई
कोर्स करेगी। बस करो तुम लोग, ये तुम्हें छोटी बात लग रही है। जब इतनी फिक्र थी पहचान और मान की तो धनी घर की लड़की को ब्याह कर ले जाना था। इस तरह से तिरस्कार करेंगे तो कैसे झेल पाएंगे तिरस्कार। ऐसे तो वो आदत ही बना लेंगे अपनी मनमर्जी थोपने की। गरीब है तो क्या हुआ, लड़की को फेंक नहीं देंगे। अब फ़ोन करे बताती हूँ, दामाद जी मना नहीं करते। मुंह पर पानी का छिड़का डाल कर वापस आई निरुपमा और बोली, सब एक जैसे ही हैं मम्मी, ये भी बोलते हैं समय लगेगा भूलने में, भुला नहीं पा रहे। नाम में क्या रखा है, अपनापन और प्यार में कमी हो तो बताओ। मैं क्या करूं, मुझे अपने बहनों की चिंता होती है, बस इसलिए चुप रहती हूं कि मेरी बहनें पढ़ जाएं। छी, ये तू क्या बोल रही है बेटा, एक बेटी की खुशी पर दूसरे बेटी की बलि नहीं चढ़ाना मुझे। तुम सब अपनी जगह कीमती हो, चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खाओ, ये बातें बाद में होंगी। थोड़े दिन दिमाग शांत रखो। 3 दिन बाद निरुपमा छत पर कपड़े डाल रही थी तो बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें सुयश को ढेरों फल और सामान के साथ उतरते देखा और वो हबड़ाकर नीचे आ गई और अपने कमरे में घुस गई। अच्छे से आदर सत्कार किया नारायण जी और अनीता जी ने सुयश का। सुयश ने बैठते हुए पूछा, निरुपमा नहीं दिख रही, फ़ोन किया तो फ़ोन भी कोई नहीं उठा रहा। दादी मम्मी पापा किसी का जी नहीं लग रहा था तो सोचा ले आऊं निरुपमा को। शक्ति दिखाते हुए नारायण जी ने कहा, आपके घर निरुपमा आपके साथ गई तो इज्जत और मान देना आपका कर्तव्य है। सुयश बातों को समझ गया। हाथ जोड़ते हुए सुयश ने अनभिज्ञ बनते हुए कहा, आपकी बात नहीं समझ पा रहा। अनीता जी ने पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मेरी बेटी और तिरस्कार नहीं झेल पाएगी वहाँ। अगर आप इसे मान नहीं दे सकते तो क्यों लेकर गए थे। इसकी पहचान, इसका नाम सब खो रहा है, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। कितना टूट रही है वो, आपने देखा है उसे। जी मैंने तो कहा था निरुपमा के वहाँ जाने से आपकी सभी बेटियाँ शिक्षित हो जाएंगी। दरअसल दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, अभी 1 ही साल हुए हैं मिलाती को गए हुए। अब नारायण जी ने धीमे स्वर में कहा, आपको आपकी मरी हुई पत्नी प्यारी है। सोचिए मेरी बेटी मुझे कितनी प्यारी होगी, इसकी खुशी का ध्यान न रख के क्या जीते जी मौत के मुंह में धकेल दूं। जब आप और आपके घरवाले दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं तो कुछ साल और रुक जाते। तिरस्कार कब तक उसे झेलने रहने बोलूं, क्या दोष है उसका। बातें आपके और दुनिया वालों के लिए भले ही छोटी हों पर जिस पर बीत रही है उसका दर्द कितना बड़ा है। विदाई तभी होगी जब उसके नाम और सम्मान के साथ आप उसे ले जाएंगे, वरना हम विदा नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो हम अपनी बेटी को अनपढ़ रखें या खेत बेच कर पढ़ा लें। अगर आपने ऐसी शर्त रखी होती तो हम आगे बढ़ते ही नहीं। शायद हम भी लोभ में आकर जाल में फंस गए। सुयश चुपचाप बैठा दरवाजे और दीवार को टक टक देखता रहा। फिर निरुपमा को ढूंढता हुआ उसके कमरे में गया और बहुत सारी बातें की। बाहर आते बोला, मैं निरुपमा को उसकी पहचान के साथ ले जाने को तैयार हूँ, दूसरी विदाई की तैयारी करिए। सुयश ने अपने घर फ़ोन किया, माँ को सारी बातें बताई और हिदायतें भी दिया। इधर निरुपमा चुपचाप सी तैयार होकर गाड़ी में बैठने लगी। मम्मी पापा और बहनें सब भावुक होकर विदा करने के लिए खड़े थे। सुयश ने सास ससुर को आश्वासन दिलाते हुए पैर छुए और सालियों को बेफिक्र रहने को कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दिया। ससुराल में अब सब कुछ उसे अलग सा लग रहा था पर मन में एक डर सा था। फोटो हट चुकी थी, वो अंदर अंदर देख ही नहीं रही थी कि उसकी सास और दादी सास ने आओ निरुपमा तुम्हारा ही घर है बेटा बोलते हुए स्वागत किया। अब मानो उसके अंदर खुशियां वापस
आ रही थीं, अपना सा घर लग रहा था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।